अब हम पैदल बिल्कुल ना चलते। बाबूजी कहते यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी, भली भांति खर्चा भी ना चलता था। कभी कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझती कि जब आय इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है। कोई छोटो सो मकान ले लो, 2 नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिंढोरा अपने आप क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदाई होता है। भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं, फिर लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आएगी। खर्च बढ़ना, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है। इससे हमारी गुप्त शक्ति विकसित हो जाती है और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पंग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। अस्तु, हम लोगों का खर्च दिन दिन बढ़ता ही जाता है। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर देखने जाते हैं। सप्ताह में 1 बार मित्रों को भोजन अवश्य ही दिया जाता है। अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं। उसने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए ही दी हैं। उसको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। ये पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगी। देवताओं से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यह एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। इसके रहन सहन, आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मैं इस सोसाइटी में उसे जान पड़ती जैसे मोरों में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषयों में होती, कभी टेनिस, समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर। उनके चातुर्य, बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। मुझे भी कभी कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती। मैं उन लेडियों को भी उदास या चिंतित ना पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, परंतु मिसेज दास के माथे पर चिंता का चिन्ह तक न था। मिस्टर बगाड़ी नैनीताल में पतेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बगाड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थी। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं ही जानती हूँ। इन लेडियों की रीति नीति में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींचे लिए जाती थी। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती। उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियां हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती थी। इसी बीच में मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते, मुझे सदैव डियर डार्लिंग कहकर पुकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती हैं। उन्हें स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता है। किंतु और भी अचंभे की बात यह थी कि अब मुझे बाबूजी पर वह पहले की सी श्रद्धा न रही। अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी। मुझे आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था। अब मैं अपना बनाव श्रृंगार इसलिए करती थी कि संसार में सह भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि मैं किसी पुरुष की वर्त धारणी हूँ। अब मुझे भी अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगता था। मैं अब किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीती थी। त्याग तथा सेवा का भाव मेरे हृदय से लुप्त होने लगा था। मैं अब भी पर्दा करती थी, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था। एक दिन मिस्टर दास तथा और भी अनेक सभ्यगण बाबूजी के साथ बैठे थे। मैं और उनके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित थे। इसे वह अपनी सभ्यता में काला धब्बा समझते थे। कदाचित यह दिखाना चाहते कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वह रूप तथा वस्त्राभूषणों में किसी से कम है, बल्कि इसलिए कि अभी उसे लज्जा आती है। वह मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते, जिसमें अनेक उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्राभूषण देख ले। अंत में कुछ दिन बाद मेरी झिझक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे 2 वर्ष बाद
मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौबत आई। अंत में मैंने क्लब जाकर दम लिया। पहले यह टेनिस और क्लब मुझे तमाशा सा मालूम होता था, मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने आते हैं। वे कभी ना भूलते थे कि हम टेनिस खेल रहे हैं। उनके प्रत्येक काम में, झुकने में, दौड़ने में, उचकने में एक कृत्रिमता होती थी, जिससे यह प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं, केवल दिखावा है। क्लब में इससे विचित्र अवस्था थी। वह पूरा स्वांग था, भद्दा और बेजोड़। लोग अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसमें कोई सार न होता था। स्त्रियों की वह फूहड़ता, निर्लज्जता और पुरुषों की वह भाव शून्य स्त्री पूजा मुझे भी न भाती थी। चारों ओर अंग्रेजी चाल ढाल की हास्यजनक नकल थी, परंतु क्रमशः मैं भी वह रंग पकड़ने और उन्हीं का अनुकरण करने लगी। अब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रदर्शन लोलुपता में कितनी शक्ति है। मैं अब नित्य नए श्रृंगार करती, नित्य नया रूप भरती, केवल इसलिए कि क्लब में सबकी आंखों में चुभ जाऊं। अब मुझे बाबूजी के सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी। यहाँ तक कि यह शौक एक नशा सा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे एक अभिमान मिश्रित आनंद का अनुभव होने लगा। मेरी लज्जाशीलता की सीमाएं विस्तृत हो गई। वह दृष्टिपात जो कभी मेरे शरीर के प्रत्येक रोए को खड़ा कर देता, और वह हास्य कटाक्ष जो कभी मुझे विष खा लेने को प्रस्तुत कर देता, उनसे अब मुझे एक उन्मादपूर्ण हर्ष होता था। परंतु जब कभी मैं अपनी अवस्था पर आंतरिक दृष्टि डालती तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी। यह नाव किस घाट ले जाएगी। कभी कभी इरादा करती कि क्लब ना जाऊंगी, परंतु समय आते ही फिर तैयार हो जाती। मैं अपने वश में ना थी। मेरी सत्कल्पनाएं निर्बल हो गई थी। 2 वर्ष और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोलते। ऐसा जान पड़ता कि इन्हें कठिन चिंता ने घेर रखा है या कोई बीमारी हो गई है। मुंह बिल्कुल सूखा रहता था। तनिक तनिक सी बात पर नौकरों से झल्लाने लगते और बाहर बहुत कम जाते।